कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस को देखें और मेरी बातों को समझें। अगर उसमें कुछ भी गलती निकलती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर। चलिए आज के जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत बता देना चाहती हूँ। इसका जो टॉपिक है उस टॉपिक पे अक्सर बातें होती रहती है, लेकिन उस पर कभी अमल नहीं होता, या शायद मैं ये कहूँ कि हो नहीं पाता। आज बात करना चाहूँगी पलायन के बारे में। पहाड़ से पलायन आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी सुना होगा, और यूट्यूब्स वगैरह सब जगह ये चीज़ें आती रहती हैं। हमारे जनप्रतिनिधि लोग कहते हैं कि पहाड़ से पलायन को रोकेंगे। तो सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप खुद ही शहर में रह रहे हैं तो आप कैसे रोकेंगे पलायन को। आप खुद तो उनके बीच में जाके रह लीजिए। मैं खुद पहाड़ से हूँ और नौकरी की तलाश में यहाँ देहरादून आई थी। आज एक अधिवक्ता हूँ, लेकिन हर किसी की समस्या यही है। जो मुकाम मैंने यहाँ रहकर हासिल किया वो मैं गांव में रहकर नहीं कर सकती थी। अब रीज़न बताती हूँ कि क्यों। क्योंकि वहाँ सुविधाओं की कमी है, शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी है, और यहाँ तक कि कन्वेंस की भी कमी है। आज हर जगह रोड्स बन चुकी है, लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं, गढ़वाल साइड में या जौनसार साइड में, जहाँ पर रास्ते नहीं बने हुए हैं। कई मीलों तक पैदल जाना पड़ता है। मैं जब छोटी थी तो मैं भी बहुत पैदल चली हूँ। मुझे पढ़ाई करने के लिए 40 किलोमीटर दूर अपनी बुआ जी के यहाँ आना पड़ा था, और मैं वहीं रहती थी। एक हॉस्टल में मेरी पढ़ाई हुई है 8th क्लास तक। उसके बाद मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। अब आप खुद समझ लीजिए कि अगर मुझे खुद को 40 किलोमीटर दूर आना पड़ा है पढ़ने के लिए, तो बाकी सबका भी यही हाल है। तो कैसे रोकेंगे आप पलायन को। शिक्षा के लिए हमें दूर जाना पड़ता है। अगर कोई बीमार पड़ जाए उसके लिए हमें शहर जाना पड़ता है, करीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर। तब तक कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पहाड़ में, गढ़वाल साइड में कई गांव खाली पड़े। आपने अभी सुना होगा न्यूज़ में कुछ दिन पहले कि पूरा के पूरा गांव खाली हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। अगर रोजगार नहीं है तो खाएंगे क्या? स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है तो जिएंगे कैसे? पानी की कमी, पानी नहीं आता है, कई कई दिनों तक पानी नहीं आता है। अरे आप दूर कहाँ जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो बाल विकास की जो टीचर्स होती हैं, टीचर्स की बात कर रही हूँ, वो तक कभी नहीं आती हैं स्कूल में। वो सिर्फ उस दिन आएंगे जिस दिन वो जो प्रेग्नेंट औरतें होती है उनको राशन वगैरह बांटने के लिए। बाकी और चीज़ों में उनको कोई मतलब नहीं है गांव में रहने से। वो करीबन 50 किलोमीटर दूर जाकर के अपने घर में कोई आशियाना बनाया हुआ हो या जो भी हो, वहाँ जाकर के रहती हैं। तो कैसे रोकेंगे आप पलायन को। पलायन रोकने की बात भी वो करते हैं जो कभी गांव की तरफ देखने को नहीं गए। हर 5 साल में चुनाव आता है। हम विधानसभा चुनाव में अपने लिए एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं। कई लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं और वो हमारे घर घर आते हैं पहाड़ में। हम लोग बड़ा खुश होते हैं कि चलो पीछे विकास नहीं हुआ था, अब आगे जा कर के होगा। लेकिन गांव तो वैसे का ही वैसा पड़ा है भाई। वो तो वही है जो पहले था। किस तरीके से वहाँ के लोग रहते हैं ये उन्हीं को ही पता है। और फिर आप कहते हैं कि पहाड़ से पलायन रोकेंगे। मेरी समझ में ये बातें बाहर है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें कभी भी रुक सकती है। भी लड़का या लड़की जैसे ही 12th पास आउट हो जाते हैं, उच्च शिक्षा के लिए उसे शहर जाना ही पड़ता है। अब उसने पढ़ाई तो भाई कर ली। अब हर किसी को सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं है। कुछ ना कुछ रोजगार तो उसने करना ही है, चाहे वो बिजनेस करे या फिर प्राइवेट नौकरी करे या कुछ भी करे। अब आप गांव में वो सेक्टर कहाँ से लेके आएंगे। उसके लिए तो उसे शहर जाना ही पड़ेगा। अब पढ़े लिखे होने के बावजूद जो अपने परिवार का एकमात्र सहारा है, उसे वो मजबूरन गांव छोड़कर शहर की तरफ आना पड़ता है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। और इस पीड़ा को ना कोई जनप्रतिनिधि समझ पाया है, ना कोई उच्च अधिकारी समझ पाया है, कोई नहीं समझ पाए हैं। हमारे यहाँ त्योहार होते हैं, दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, और भी बहुत सारे त्योहार होते हैं। उन त्योहारों में शहर में रहने वाले लोग गांव में आते हैं। 2 दिन चहल पहल रहती है, तीसरे दिन वो अपने घर की तरफ चल देते हैं। वो गांव को कभी अपना घर नहीं कहते हैं। ये है पहाड़ की पीड़ा। अब लॉकडाउन हुआ था, उस वक्त बड़ा चमत्कार हो गया था। जितने भी लोग बाहर जॉब्स कर रहे थे सबके सब गांव आ गए थे। उस समय उनको गांव बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बाहर हाहाकार मचा हुआ था कि कोरोना जैसा महामारी हो गई है तो कहीं हमको ना हो जाए, और गांव में वो लोग सुरक्षित थे। लेकिन क्या करें, मैं ये नहीं कह सकती कि ये किसी की गलती है। गलती शायद हमारी खुद की ही है, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह जन्मे हैं जहाँ से हमें निकल कर आना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए वहाँ कुछ नहीं है। हम खेती बाड़ी करें। अब आते हैं खेती बाड़ी की तरफ।
हमारी खुद की खेती है। शहर में जो भी खेती होती है उसमें सिंचाई के लिए पानी होता है, हमारे यहाँ पानी नहीं होता है। हमारे सीढ़ीदार खेत होते हैं, बारिश जब होती है तभी हम लोग उसमें कुछ उगा सकते हैं, वरना कुछ नहीं, सूखा पड़ा रहता है। उन जमीनों से सिर्फ उतना उगता है जितना हमारी खुद की ज़रूरत का है, वो भी पूरा नहीं हो पाता है, बाकी हमें खरीद कर लाना पड़ता है। तो क्यों ना हो पलायन और क्यों ना जाए कोई बाहर। अब हमारे जनप्रतिनिधि जी हैं, इनके पास अगर कुछ उपाय हो ऐसा कि गांव में कुछ ऐसी संस्थाएं खोल दी जाए जहां पर लोगों को रोजगार मिले, जहां पर सारी सुविधाएं हो, तो हो सकता है शायद ये पलायन रुक जाए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाए और बाकी कन्वेंस जो होती हैं, सड़कें वगैरह, ये सब अच्छे से बनवाई जाए। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हो सकते हैं पर होते नहीं हैं। टीचर्स लोग तक गांव नहीं आते हैं, अप डाउन करेंगे कम से कम 70-80 किलोमीटर दूर, टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे स्कूल में और टाइम से पहले निकल जाएंगे क्योंकि उनकी गाड़ी छूट जाती है। ये हालत है पहाड़ की। तो पहाड़ की पीड़ा समझने वाला हर कोई नहीं है, सिर्फ वही समझेगा जो इन चीज़ों से निकल के आया है या ये दर्द उसने झेला है। इसलिए मैंने आज इस बारे में बात किया है कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज जनप्रतिनिधि आकर के बोलते हैं कि हम पलायन को रोकेंगे, तो मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप शहर में ही रह लीजिए। जब वोट्स आपको चाहिए होते हैं तो आ जाइएगा, हम सिर्फ एक वोटर्स हैं आपके लिए, वोट जरूर देंगे। हम आप पर एहसान करते हैं, आप हम पर एहसान मत कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो